अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो जो है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है सक्सेस कोचिंग सेंटर। आज हम आपके लिए 10वीं का चौथा सबक लेकर आए हैं। 3 सबक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम चौथा सबक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हमारा चौथा सबक है भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख़। तो आज हम देखते हैं कि भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख़ क्या है और इसके ज़रिए कौन कौन से फ़नून को हमारे मुल्क ने तरक्की दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़नून लतीफ़ा से क्या मुराद है और भारत में बसरी फ़नून की रिवायत कब से शुरू हुई। भारत में फ़नून लतीफ़ा की जो है वो रिवायत और फ़नून लतीफ़ा इतलाक़ी फ़नून और रोज़गार के मौक़े हमको किस तरह फ़राहम होंगे, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो पहला है फ़नून लतीफ़ा से क्या मुराद है। तो हम देखते हैं बच्चों, हर शख्स की फ़ितरी ख्वाहिश होती है, यानी कुछ ना कुछ हमारी जो है फ़ितरी ख्वाहिश होती है, हमारे तमन्नाएँ होती है। हमको किसी चीज़ कोई फ़ील्ड में इंटरेस्ट होता है, वो अपने तजुर्बात और उनसे हासिल शुदा इल्म नेज़ अपने दिली जज्बात से दूसरों को बाखबर करे। इस फितरी जिबल्लत की तहरीक से जब कोई हसीन शय वजूद में लाई जाती है तो उसे फ़न कहते हैं। जैसे कि किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को जो है वो नई नई चीज़ें बनाना, घर में जो वेस्ट मटेरियल उससे नई चीज़ें बनाना। तो यानी यही हमारी बहुत सारे जो हमें कारकर्दगियाँ है वो सामने उभर कर आती है जब हम इसमें दिलचस्पी लेकर इस पर जो है अपना थोड़ा से वक्त देते हैं। फ़नी तख्लीक की बुनियाद में फ़नकार तख़य्युल, एहसासात, जज्बात और उसकी फ़नी महारत कार फरमा होती है। बसरी फ़नून और फ़नून लतीफ़ा, फ़नून की 2 किस्में करार दी गई है, एक बसरी फ़नून और फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से एक आती है बसरी और एक होती है फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा को हरकी फ़नून भी कहते हैं, यानी जब तक हम अपने आप को हरकत में नहीं लाएंगे ये फ़नून आगे बढ़ेगा नहीं। बसरी फ़नून का आगाज़ माक़िबल तारीख़ अहदी में हो गया था। इसका सबूत व फ़नून नमूने हैं जो दुनिया भर में पत्थर के ज़माने के गारों से हासिल हुए हैं, जिससे हमको बहुत सारी हमारी चीज़ों का पता लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अवामी फ़न और फ़न लतीफ़ क्या है। फ़न की 2 रिवायतें हैं, एक अवामी फ़न और फ़न लतीफ़, यानी क्लासिकी फ़न तस्लीम की जाती है। अवामी फ़न की रिवायत पत्थर के ज़माने से मुसलसल जारी है। हमको पता है बच्चों, पत्थर का ज़माना हमने छोटी क्लासेस में भी देखा है, यानी पत्थर के ज़माने में तमाम चीज़ें पत्थर की बनाई जाती थी, जैसे हथियार है और भी चीज़ें जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। इसीलिए उस ज़माने को पत्थर का ज़माना कहते हैं। यानी उसी ज़माने से जो है वह अवाम में, यानी इंसान में फ़न की, आज भी इंसान में फ़न का जो है वो कोई कमी नहीं है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाए हैं। हर इंसान में कोई ना कोई फ़न होता है, महारत होती है, ये है कि उसे उभरने की ज़रूरत होती है। तो ये जो है मुसलसल पत्थर के ज़माने से ही जारी है। इसकी तख्लीक लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जुज़ होती थी, एक हिस्सा होती थी। इस वजह से इस रिवायत में फ़नी इजहार में बेसाख्तगी पाई जाती है। अवामी फ़न समाज, ग्रोह, अफराद की अमली शिरकत से तख्लीक पाता है। फ़न लतीफ़ की तख्लीक तयशुदा उसूलों के मुताबिक होती है, इसलिए तवील अरसे तक तरबियत हासिल करना ज़रूरी है। यानी कि इसके कुछ फ़न में आगे बढ़ने के लिए फ़न लतीफ़ के कुछ उसूल और कुछ ज़वाबित होते हैं, इसलिए इसमें जो है हमको तरबियत हासिल करना है, यानी कि इसको सीखना है और इसके लिए इसमें जो है इसकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी जाके हम इसमें आगे बढ़ सकेंगे। तर्ज़ फ़न, हर फ़नकार का फ़न तख्लीक करने का अपना तरीका यानी तर्ज होता है। अपने तरीके से हर एक इंसान अपने फ़न को सबके सामने लाता है या अपने फ़न को आगे बढ़ाता है। जब कोई तरीका रिवायत की हैसियत इख्तियार कर जाता है तो उसे मखसूस तर्ज़ फ़न कहा। रिवायत यानी कि अगर वो अपने पेशे में शामिल हो गया, अगर वो उसके अपनी ज़िंदगी में उसने शामिल कर लेता है उसे, तो उसे तर्ज़ फ़न कहा जाने लगता है। हर तहज़ीब में मुख्तलिफ अदवार यानी अलग अलग स्टेप्स और इलाके की खुसूसियत के लिहाज से फ़न तरक्की करता है। हर एक की जो है वो फ़न तहज़ीब के हिसाब से आगे बढ़ती है। इन असालीब की मदद से इस तहज़ीब के फ़नून की तारीख़ का मुताला किया जा सकता है, यानी इन खुसूसियात की मदद से हम इसका मुताला कर सकते हैं। तो हमारा बच्चा दूसरा पॉइंट है भारत में बसरी फ़नून की रिवायत। बसरी फ़नून में मुसव्वरी और संग तराशी का शुमार होता है। मुसव्वरी यानी कि तस्वीर निगारी और संग तराशी यानी कि पत्थर से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना या तो फिर मूर्ति वगैरह, ये भी संग तराशी में ही शामिल होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर
हमको जो है मराठा तर्ज मुसव्वरी का मंजर दिया हुआ है। ये इनके दरबार के अंदर की तस्वीर है। तर्ज मुसव्वरी की मिसाल के तौर पर मराठा तर्ज मुसव्वरी पर गौर किया जा सकता है। 17वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर से मराठा तर्ज मुसव्वरी का आगाज़ हुआ। इस तर्ज की तस्वीरें रंगीन है, जो दीवारी तस्वीर और कलमी मसूदों में मुसग़्ग़र यानी छोटी तस्वीर की शक्ल में पाई जाती है। वाई, मेनूली, सतारा जैसे मकामात पर पुराने वाड़ों यानी बड़ी इमारतों में मराठा तर्ज मुसव्वरी की चंद दीवारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मराठा तर्ज मुसव्वरी पर राजपूत तर्ज मुसव्वरी के असरात दिखाई देते हैं। यहाँ राजपूत तर्ज की चीज़ें यहाँ पे हमको नज़र आती है। किसी मखसूस तर्ज मुसव्वरी की इब्तिदा जिस ज़माने में हुई है, उस ज़माने के रहन सहन, पोशाक, रस्म व रिवाज वगैरह का मुताला इस तर्ज की तस्वीरों की मदद से हम कर सकते हैं कि उस ज़माने में किस किस्म के लिबास पहने जाते थे, किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। अगर हम इसको गौर से देखें बच्चों, तो हमको सब चीज़ें नज़र आएगी। इसके ज़रिए हम कुछ सीख सकते हैं। अब देखते हैं मुसव्वरी के बारे में हमको क्या बताया गया है कि मुसव्वरी दो अबादी व होती है, मतलब कुदरती मनाजिर, अशिया और इंसान की तस्वीरें और इमारतों के खाके वगैरह तस्वीरें बनाई जाती है। इसके लिए पत्थर की सिलें, किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वो, इसके लिए पत्थर की सिलें, दीवारें, कागज़, सूती या रेशमी कपड़े के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन जैसे वसाइल इस्तेमाल किए जाते थे। इन पर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती थी। मसलन अजंता के गार में बोधिसत्व पद्म पानी की दीवारी तस्वीर वगैरह जो है वो इन्हीं चीज़ों पर बनाई गई है। यानी कि उस ज़माने में इन मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करके मुसव्वरी की जाती थी। अवामी तर्ज मुसव्वरी हिजरी अहद के गारों में बनी हुई तस्वीरें कई मुल्क में पाई जाती है। यानी कि हिजरी अहद यानी जब जो इलाके जो है हिजरी अहद के इलाकों में आते हैं, उनमें जो है वो उस ज़माने में गारों में बनी हुई तस्वीरें बहुत मिलती थी हमको। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रियासतों में ऐसे मकामात हैं जहाँ गारों में बनी हुई तस्वीरें मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भीमबटिका के गारों की तस्वीरें मशहूर है। भीमबटिका को आलमी तहज़ीब विरसे में शामिल किया गया है। आलमी विरसे में यानी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी गई है। गार में बनी हुई तस्वीरों में इंसानी शक्ल, जानवर और चंद हिंदसी शक्लें शामिल हैं। तुमने कभी अजंता एलोरा के गार देखे होंगे बच्चों, तो वहाँ की तस्वीरों में ज़्यादातर जानवर बने जाते थे और हिंदसी तस्वीरें यानी सर्कल, ट्रायंगल वगैरह भी होते हैं और इसमें इंसानी शक्लें भी नज़र आती है। अहद कदीम से ज़रा शुरू होने तक ज़मीन में इन तस्वीरों की तर्ज और उनके मौज़ूआत में तब्दीलियाँ होती गई हैं। तस्वीरों में नए नए जानवर और नबातात को शामिल किया गया है। नीज इंसानी शक्लों के खाके बनाने के तरीके और रंगों के इस्तेमाल में भी फ़र्क होता गया है। इन तस्वीरों में कुदरती मादों से तैयार किए गए काले, लाल, सफ़ेद रंग इस्तेमाल किए गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में लोगों ने अपने अतराफ़ के इल्म और कुदरती सरचश्मों को इस्तेमाल करने की तकनीक को किस तरह फ़रोग़ दिया, यानी किस तरह आगे बढ़ाया होगा। अवामी फ़न मुसव्वरी की रिवायत गारों की तस्वीरों की रिवायत से अपने रिश्तों को बयान करती है। घरों में शादी ब्याह और त्योहारों के मौके पर दीवारों पर तस्वीरें बनाने, आंगन में रंगोली तैयार करने और तस्वीरों के ज़रिए पुरानी कहानियाँ बयान करने के ज़रिए इलाकाई अवामी फ़न की रिवायतों में तस्वीर कशी के मुख्तलिफ़ तर्ज वजूद में आए हैं। यानी किसी भी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए उस ज़माने में जो है वो तस्वीर कशी को बहुत इम्पोर्टेंस थी। कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, तो दीवारों पर तस्वीर बनाई जाती थी और लिखी जाती थी। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसमें ज़्यादातर ट्रायंगल्स हैं, है ना, ट्रायंगल्स वगैरह बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र में इसको वारली तस्वीर कहते हैं। कुछ स्कूल्स वगैरह में बच्चों ये वारली पेंटिंग सिखाई भी जाती है। महाराष्ट्र में वारली तस्वीरों की रिवायत और पिंगुल या चित्रकथी की रिवायत अवामी फ़न मुसव्वरी की नादिर मिसालें हैं। ज़िला थाना में वारली फ़न मुसव्वरी को मकबूल बनाने में जोया सोमयामशे का बड़ा हाथ है। उन्हें इनकी वारली तस्वीरों के लिए मुल्की और आलमी स्तर पर कई इनामात हासिल हुए हैं। कि ये जिव्या सोमयामशे ये जो थी, इनको जो है वो वारली तस्वीरों के उसमें बहुत सारी इनामात मिले। 2011 में इन्हें पद्मश्री खिताब से भी नवाजा गया था। 12वीं सदी ईस्वी में चालुक्य राजा सोमेश्वर की किताब मानसुल्लास या अभिलषितात चतनामणि में चित्रकथी रिवायत का यहाँ पे जो है वो जिक्र मिलता है। इससे इस रिवायत या क़दामत का अंदाज़ा होता है कि कठपुतली और तस्वीरों की मदद से रामायण महाभारत की कहानियाँ बयान करने की रिवायत से मुराद
चित्रकथी यानी चित्रकथा रिवायत है। इसे कोकर में कटाल के करीब पिंगुली गांव के ठाकरादिवासी समाज से महफूज रखा है। इस रिवायत की तस्वीर कागज़ पर बनाकर इसमें कुदरती रंग भरे गए हैं। उम्मन एक कहानी को बयान करने के लिए 30 से 50 तस्वीर इस्तेमाल की जाती थी। एक कहानी को पूरी तरह बयान करने के लिए बहुत सारी तस्वीर बनानी पड़ती थी, तकरीबन 50 तक। मुख्तलिफ कहानियाँ बयान करने के लिए इस तरह की तस्वीरें नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। पोथियों को चित्रकथी खानदानों में संभाल कर रखा गया है। इस मिट्टी भी रिवायत के अहिया के लिए हुकूमत और फनकार कोशिश कर रहे हैं, यानी ये कोशिश किया जा रहा है कि ये जो रिवायत को कभी ख़त्म ना किया जाए, इसे अभी भी जो है वो शुरू रखा जाए। इस किस्म की तस्वीर के ज़रिए कहानियाँ बयान की जाती थी उस ज़माने की, ये हमको बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं लतीफ़ फ़न मुसव्वरी क्या है। लतीफ़ फ़न मुसव्वरी कदीम भारतीय अदब में मुख्तलिफ़ फ़नून के बारे में तमाम पहलुओं से गौर किया गया है। इनमें कुल 64 फ़नून का जिक्र है। 64 इनमें फ़न मुसव्वरी का जिक्र आलखियम या आलखिया विद्या, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेटा तुम भी अपने बुक में अंडरलाइन करते चलो। इल्म खाका निगारी के नाम से किया गया। इल्म खाका निगारी के मुसद्दिस यानी 6 अहम पहलू हैं। कदीम भारतीयों ने इन पर इंतहाई बारीकी से गौर ख़ौस किया है। इसमें रूप भेद, मुख्तलिफ शक्लें और तनासब, मुतनासिब साख्त और पैमाई, जज्बा, चेहरे से तासुरात का इजहार, हुस्न एहसास हुस्न, मशाबहत, हकीकत से करीब, तस्वीर कशी और वर्णिका भंग, रंगों का एहतमाम शामिल है। मुख्तलिफ मजहबी जमातों के मुक़द्दस किताबों, पुराणों और फ़न तामीरात की किताबों में मंदिर की तामीर के ज़म्न में तस्वीर कशी और संग तराशी का जिक्र पाया जाता है। ये दो चीज़ें उस वक्त तस्वीर कशी और संग तराशी को हमने उजागर करते हुए उस ज़माने में लोगों ने बताया। मखतूतात में मुसव्वर तस्वीर, मखतूतात कलमी मसूदों में छोटी जसामत की तस्वीरों पर ईरानी तर्ज का असर था, यानी छोटी तस्वीरें बनाई जाती थी। जुनूब में मुस्लिम हुकूमतों के ज़ेर परस्ती दक्कनी तर्ज की मुसव्वर तस्वीरें बनाई जाने लगी। मुग़ल शहंशाह अकबर के दौरे हुकूमत में ईरानी और भारतीय मुसव्वरे को तर्ज की आमेज़ से मुग़ल तर्ज, यानी ईरानी और किस किस की हमको आमेज़श यहाँ पे मिलती है। हमको आमेज़श यानी मिलावट, यानी कि दो चीज़ को मिलाना, ईरानी और भारतीय मुसव्वरों के तर्ज की आमेज़ से मुग़ल तर्ज की मुसव्वर तस्वीर कशी का आगाज़ हुआ। यूरोपीय तर्ज मुसव्वरी, बरतानवी हुकूमत में भारतीय तर्ज मुसव्वरी पर मगरिबी तर्ज मुसव्वरी का असर देखा गया है। मगरिब का मतलब होता है बच्चों, मगरिब को अगर हम लेंगे तो यहाँ पर जो है यूरोपीय तर्ज मुसव्वरी का जो है हमको असर नज़र आता है, यानी मगरिबी तर्ज मुसव्वरी, यूरोपीय तर्ज मुसव्वरी। पूना के शनिवार वाड़ा में स्वाई माधवराव पेशवा के अहद में एक स्कॉटिश मुसव्विर जेम्स विल्स की क़यादत में एक मदरसा फ़न ऑफ आर्ट कायम किया गया था। इसने जो है वो स्वाई माधवराव और नाना फडणवीस की तस्वीरें बनाई थी। वेल्स के साथ काम करने वाले एक मराठा मुसव्विर गंगाराम ताम्बट, ये नाम याद रखना है बच्चों, गंगाराम ताम्बट का खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहिए। उन्होंने एलोरा और कार्ला के गारों में जो है वो तस्वीरें बनाई थी। इनकी कई तस्वीरें अमेरिका के यील यूनिवर्सिटी के यील सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट में महफूज है। देखो ये तस्वीर जो बताई जा रही है गंगाराम ताम्बट के अपने उस्ताद के साथ अपने हाथों बनाई हुई ये तस्वीरें, अपने उस्ताद के साथ इन्होंने एक तस्वीर बनाई थी जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अशिया की हुबहू तस्वीर कशी मगरिबी तर्ज हुकूमत की अहम खसूसियत समझी जाती थी। मुंबई में 1857 में कायम करदा जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री मगरिब तर्ज मुसव्वरी की तरबियत देने वाले आर्ट स्कूल में कई नामी गिरामी मुसव्विर हो गुजरे हैं, यानी ये मुसव्वरी की ख़ास क्लास थी। इनमें से पेस्टन जी, बोमन जी ने अजंता के गारों की तस्वीरें के मॉडल बनाने का काम किया है। फ़न संग तराशी, अब देखते हैं हम फ़न संग तराशी किस तरह की जाती थी। फ़न संग तराशी से आबादी फ़न मसलन मूर्ति, मुजस्समा, मुनक्कश बर्तन और अशिया, यानी हम देखते हैं पुराने ज़माने के अगर तुम बर्तनों को देखोगे जो है जाकर तो तुमको नज़र आएंगे जो है एंटिक्स जो रखे हुए पुराने ज़माने के बर्तन हैं, उनके ज़ेवरात हैं पुराने ज़माने के लोगों के, तो तुमको उसमें बारीक से बारीक नक्शो निगारी नज़र आएगी। इससे पता चलता है कि उनमें कितना फ़न था, कितनी महारत के हामिल थे। पत्थर की सिले तराशी या कंधा की जाती है। इसके लिए पत्थर, धात और मिट्टी के इस्तेमाल की जाती है। एलोरा के कैलाश गार पत्थर के सालिम सिल से तराशा हुआ बेनज़ीर मुजस्समा है। सारनाथ में अशोक की
अशोक की लाट के ऊपरी हिस्से में 4 शेरों के मुजस्समे पर बनी तस्वीर है। भारत का कौमी निशान है, जिसमें कि हमको पता चलता है कि भारत के, देखो यहाँ पर 4 शेरों की तस्वीर दिख रही है हमको। यहाँ पे 3 है, पीछे 1 रहेगा, इसमें नज़र आता है। ये हमारा क्या है, भारत का कौमी निशान है, सबको पता है। अवामी फ़न संग तराशी, अवामी संग तराशी में बच्चों जो है मुसव्वरी की तरह संग तराशी है। मुसव्वरी के बारे में हमने देखा, अब संग तराशी के बारे में देखते हैं। हिजरी अहद से पाया जाता है। यूँ भी कह सकते हैं कि पत्थर के औजार बनाने का आगाज़ भी एक तरह से संग तराशी के फ़न का, ठीक है ना, ये कह सकते हैं हम। जैसे संग तराशी यानी पत्थर का, जो हम पत्थर का ज़माना कह रहे बार बार, पत्थर का ज़माना स्टोन एज जिसे कहते हैं, तो स्टोन एज में स्टोन से चीज़ें बनाई जाती, तो ये भी संग तराशी में इसे शामिल कर सकते हैं। भारत में मजहबी मौके पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर इनके पूजा करने या उन्हें नज़र करने का रिवाज हड़प्पा तहजीब के ज़माने ही से चला आ रहा है। ये रिवाज आज भी बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसी कई रियासतों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र में जो है बनाई जाने वाली गणेश की मूर्तियाँ, गौरी के मखोटे, बैलों के पोला त्यौहार के लिए तैयार किए जाने वाले मिट्टी के बैल, अजदाद की याद में कायम किए जाने वाले लकड़ी के मखोड़े का खंबा, संगी यादगारें, आदिवासी घरों में अनाज जखीरा करने के लिए कोठरियाँ वगैरह फन संग तराशी की अवामी रिवायत के गवाह हैं। क्लासिकी फ़न संग तराशी, हड़प्पा तहजीब के मोहरे, पत्थर और कांसे के मुजस्समे 5000 साल या इससे ज़्यादा कदीम भारतीय मुजस्समा साजी की रिवायत की गवाह है। ऐसा समझा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के अहद में पत्थर के सुतूनों को तराश कर सही मानों में संगी मुजस्समे तैयार करने का आगाज़ हुआ था। ऐसा लगता है कि पत्थर को तराश कर ये जो है वो मुजस्समे किस कद्र किस फ़न से तामीर किए जाते थे। मध्य प्रदेश में सांची, और हमको पता है सांची जो है मध्य प्रदेश में, और भारहूत का स्तूप पहली बार अशोक के ज़माने में तामीर किया गया था। इस पर दीदा ज़ैब संगीत सिलों की सजावट बाद के दौर यानी दूसरी सदी कब्ल मसीह में किए जाने का कयास है। बुद्ध मज़हब भारत के बाहर दूर तक फैला है। देखो भारहूत स्तूप हमको ये दिया हुआ है, इसको गौर से देखते हैं बच्चों। देखिए आप लोग, भारहूत स्तूप संग तराशी का ये जो है नमूना है। इसमें देखेंगे तुम लोग, यहाँ पे जानवरों की तस्वीरें, इंसान हैं, और ये हथियारों की तस्वीर है, और ये बर्तनों के कुछ जो है वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है ना। तो इस तरह जो कितना टैलेंट हमको नज़र आता है इनमें। इस वजह से इस मुल्क में स्तूप की तामीर करने रिवायत का आगाज़ हुआ। इंडोनेशिया में बोरोबदोर के मकाम पर तामीर करदा स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। इसे 8वीं या 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। यूनेस्को ने 1991 में बोरोबदूर जो है को आलमी विरसे का दर्जा दिया। आलमी विरसे यानी दुनिया की अहम मिसालों में से बोरोबदूर स्तूप है। ये तामीर किया गया। देखेंगे तो आप लोग देखो कितना खूबसूरत है। अगर इसको और ज़्यादा डीप में देखना है तो आप लोग यूट्यूब पर इसकी जो है टोटली जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत हमको नज़र आ रहा है। भारतीय इल्म मुजस्समा साजी, अफ़गानिस्तान और आसपास के इलाकों में दूसरी सदी कब्ल मसीह में फ़न संग तराशी का गंधार यानी कंधार तर्ज वजूद में आया, जिस पर ईरानी और यूनानी असरात थे। पहली से तीसरी सदी ईस्वी यानी कशान के अहद में मकामी तर्ज फ़न और कंधार तर्ज के इम्तिजाज यानी कि इसके एक दूसरे से मिलाप से संग तराशी का मथुरा तर्ज वजूद में आया है। इस तर्ज ने भारतीय इल्म मुजस्समा साजी की बुनियाद डाली। देवी देवताओं की तस्वीरें इस्तेमाल करने का ख्याल पहली बार कुषाण शकों पर दिखाई देता है। गुप्त दौर हुकूमत में भारतीय इल्म मुजस्समा साजी के उसूल बनाए गए हैं और फ़न मुजस्समा साजी के मेयार का तयन किया गया है। 9वीं से 13वीं सदी के दौरान चोल राजाओं की सरपरस्ती में जनूबी भारत में कांसे की मूर्तियाँ बनाने का फ़न वजूद में आया। कांसे से चीज़ें बनाना, और शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु जैसी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। देखो बच्चों यहाँ पे ये नटराज की मूर्ति है ना। ये मोस्टली जो है हमको ये नज़र आती है जहाँ पर देवी देवताओं की है तस्वीरें, वहाँ पर ये तस्वीर भी होती है। फ़न तामीरात और मुजस्समा साजी, भारत में कई तराशीदा गार पाए जाते हैं। भारत में तराशीदा गारों की रिवायत दूसरी पहली सदी कब्ल मसीह में शुरू हुई थी। तकनीकी लिहाज से मुकम्मल गार तामीरात और तराशीदा मुजस्समों का मजमूई नमूना होता है। बाबुल दाखला, अंदरूनी सुतून और मूर्ति संग तराशी के उम्दा नमूने होते हैं। दीवारों और छत में की गई उम्दा तस्वीर कशी के काम बाज़ गारों में आज भी किसी न किसी हद तक बाकी हैं। महाराष्ट्र में
अजंता का गार देखो बेटा, अजंता का गार नंबर 19 बाबुल दाखला है, यहाँ से दाखिल होना है हमको। अजंता और एलोरा के गारों को 1983 में आलमी विरसे का दर्जा दिया गया है। भारत में मंदिरों की तामीर का आगाज़ 34 सदी ईस्वी में गुप्त अहद हुकूमत में हुआ था। गुप्त दौर की इब्तिदा में मूर्ति रखने की जगह गाभारा कहते हैं जिसे, और उसके बाहर 4 सुतून पर मुश्तमिल बरामदा, बस यही मंदिर की शक्ल थी। यानी मंदिर होता तो उसके सामने बरामदा बनाया जाता था। एलोरा के कैलाश मंदिर की शानदार बनावट से बात समझ में आती है कि 8वीं सदी तक भारत में मंदिर की तामीर का फ़न पूरी तरह तरक्की पा चुका था। यानी बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो बहुत सारी मंदिरें हम देखते हैं। अहद वस्ता तक भारतीय मंदिरों के फ़न तामीर के कई तर्ज वजूद में आ चुके थे। तर्ज का तयन कल्स की मखसूस साख्त के मुताबिक किया जाता है। देखिए यहाँ पर नागर तर्ज का कल्स, ये जो शेप को कल्स कहा जाता है, ये इनमें शुमाली भारत में नागर और जनूबी भारत में द्राविड़, ये दो तर्ज अहम समझे जाते हैं। इन दोनों के इम्तिज़ाज से वजूद में आने वाले मखलूक तर्ज को वैसर कहते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाने वाले भूमिज तर्ज के मंदिर और नागर तर्ज के मंदिर की साख में यकसानियत पाई जाती है। भूमिज तर्ज में मंदिर की बुनियाद से बतदरीज छोटे होते जाने वाले कल्स की शक्ल ऊपरी सिरे तक बनी होती है। इस वजह से कल्स की बनाव बुनियाद से ऊपरी सिरे तक यकसा दिखाई देती है। देखो ये बताया हुआ है दरावड़ तर्ज के गोपुर, इस तर्ज के देखो, अगर हम इसको जो है वो देखते हैं डीप में, तो हमको किस तरह ये नज़र आ रहे हैं, कितनी नक्शो निगारी से ये बने हुए हैं। ये अलग अलग तर्ज के अलग अलग तरीके से जो है ये चीज़ें बनाई जाती हैं, जो हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सब चीज़ें जो है तुमके नाम वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो तुमको याद रखना है। इसके बाद है देखो यहाँ पे गोविंदेश्वर मंदिर सिन्नर में है। ये सिन्नर जो है नासिक में आता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये मंदिर कितनी बड़ी बनाई हुई है और कितनी अच्छी है बनाई हुई है। ये ऐसे लग रहा है कोई किला है, मंदिर है। गोविंदेश्वर मंदिर जो सिन्नर में है उसके बारे में है ये बताया हुआ। अहद वस्ता के भारत में मुस्लिम दौरे हुकूमत में ईरानी वस्ता, एशियाई, अरबी और माक़ाबिल इस्लाम भारतीय तर्ज तामीर का इम्तिज़ाज अमल में आया। इसके असर से भारत में मुस्लिम तर्ज तामीर वजूद में आया। कई काबिल दीद इमारतें यहाँ पर तामीर की गई। दिल्ली के करीब मेहरौली के मकाम पर कुतुब मीनार जो है वो, दिल्ली में हम जाते तो देखते हैं कुतुब मीनार, आगरा में देखते हैं ताजमहल, बीजापुर में गोल गुंबद मुस्लिम तर्ज तामीर की शहरा आफाक मिसालें हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दौर था के ज़माने में कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में कुतुब मीनार की तामीर शुरू हुई और सुल्तानुश अल्तमश 13वीं सदी ईस्वी के दौर में तामीरी काम मुकम्मल हुआ। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। कुतुब मीनार है, इसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी 240 फुट है। कुतुब मीनार इमारतों के जिस मजमूए का हिस्सा है उसे यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है। ये है हमारा कुतुब मीनार। मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में जो ताजमहल तामीर किया है। ताजमहल को भारत में मुस्लिम फ़न तामीर की खूबसूरती की अहम मिसाल समझा जाता है। दुनिया भर में मशहूर इस इमारत को यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है। 17वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया बीजापुर का गोल गुंबद, देखेंगे बच्चों ये ताजमहल की तस्वीर है, बहुत खूबसूरत गोल गुंबद इंतहाई शानदार इमारत है जिसमें मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। गोल गुंबद में मोहम्मद जो है आदिल शाह की कब्र है। इस गुंबद के अंदरूनी जानिब गोल साहिबा है जिसकी वजह से इस इमारत को गोल गुंबद कहा जाता है। इस साहिबान में खड़े होकर आहिस्ता से कुछ कहे तो भी वो आवाज़ सब तरफ सुनाई देती है, गूंजती है। ज़ोर से ताली बजाते तो इसकी सदाए बाज़ कई बार गूंजती है। ये गोल गुंबद है, ठीक है। इसमें जो है वो आदिल शाह की कब्र है। भारत में बरतानवी हुकूमत कायम होने के बाद एक नया तर्ज तामीर वजूद में आया। इसे इंडो गोथक तर्ज तामीर कहा जाता है। बरतानवी दौर में तामीर किए गए चर्च, सरकारी दफातर, आला अफसरों के रिहायशी मकाना, रेलवे स्टेशन जैसी इमारतों में ये तर्ज तामीर दिखाई देता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की इमारत इस तर्ज का उम्दा नमूना है जिसे यूनेस्को में आलमी विरसे के मकाम पर दी गई। देखिए ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो लिखाया हुआ है, तो इसका नाम पहले वीटी था, विक्टोरियल टर्मिनस, लेकिन अब जो है नाम बदलते जा रहे हैं हर इलाके के, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से रखा था तो हमने इसे अपने हिसाब से रखा है। शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस यानी ये CST नाम, अभी से CST नाम से ये मशहूर है, जो एक बहुत पॉपुलर रेलवे स्टेशन है हमारा जो है वो इंडिया का।
मुंबई में है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या बताया हुआ है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट है 4.3 भारत में फ़नून लतीफ़ा की रिवायत। अवामी फ़नून की रिवायत। भारत के हर इलाके में अवामी गीत, अवाम साजी, अवामी रक़्स और अवामी नाटक के मतनू रिवायत पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी अवामी फ़नून की कई रिवायतें मौजूद है। यह अवामी फ़न मजहबी त्योहारों और समाजी ज़िंदगी के अटूट हिस्से की हैसियत से वजूद में आए हैं। कोली नाच, तारपा नाच, कोकण में दशावतार, पोवाड़ा, कीर्तन, जागर, गोंधल चंद इम्तियाजी मिसालें हैं। बच्चों इसके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं पढ़ने में, इसलिए गौर से सुनेंगे और इस हिसाब से याद करेंगे। क्लासिकी फ़नून की रिवायत। भारत अवामी फ़नून की तरह क्लासिकी फ़नून के उम्दा नमूने से भी मालामाल है। भरतमनी की तहरीर करदा नाट्य शास्त्र सबसे कदीम किताब समझी जाती है, भरतमनी की, जिसमें गाने बजाने, रक़्स, नाटक जैसे फ़नून के बारे में तफसील से बयान किया गया है। भारतीय फ़नून लतीफ़ा में श्रृंगार, आराइश, हास्य, मसरत, बीभत्स, गैर मज़हब, रौदर, गज़बनाक, करुणा, अलमनाक, वीर बहादुर, भयानक, डरावना, अद्भुत, हैरत अंगेज और शांत पुरसुकून जैसे नूरसों की पेशकश को बुनियादी अहमियत हासिल है। भारतीय बाशिंदे बैरूनी मुल्कों के लोगों से मुसलसल राब्ते में रहे और इस तरह इन फ़नून की पेशकश में कई तरह शामिल होते रहे। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल होते गए। यानी हमारे जो घर यहाँ के भारतीय बाशिंदे, हमारे भारत के शहरियों का बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम रहे और इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनके तर्ज को अपनाया, उन्होंने हमारे तर्ज को अपनाया, इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल होते गए। क्लासिकी गायकी, साज, रक़्स के मुख्तलिफ तर्ज और इन तर्ज़ों को महफूज करने के लिए घराने वजूद में हैं। भारत में क्लासिकी गायकी की दो अहम शाखें हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत हैं। इसी तरह क्लासिकी और निम्न क्लासिकी का फ़र्क भी। निम्न क्लासिकी गायकी में अवामी गीत के कई तर्ज शामिल हो गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है अरबी में लिखा हुआ है। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुअम ने फ़ारसी ज़बान में किताब नूरस लिखी है। यह फ़ारसी है बच्चों। इस किताब का ताल्लुक़ मौसीकी के इल्म से है, जिसमें गायकी के लिए मौजू गीत, धरोपद, तर्ज गायकी के मुताबिक गीत शामिल है, जो आला दर्जे की शायरी का ज़ौक़ रखने वालों के लिए एक अहम किताब है। इस किताब को डॉक्टर अरुण प्रभु ने मराठी में तर्जुमा किया। इस किताब के सरवरक पर दिए हुए दोहे का तर्जुमा हस्ब ज़ेल। ए सरस्वती माँ, तो दुनिया के लिए रोशनी और हमा सफ़त है। इब्राहिम पर तेरा करम हो जाए तो तेरा आशीर्वाद हो जाए तो नूरस के गीत ज़माना दर ज़माना ज़िंदा रहेंगे। तेरे आशीर्वाद की हमको ज़रूरत है। शुमाली भारत का कथक, महाराष्ट्र की लावनी, उड़ीसा की ओडिसी, तमिलनाडु की भरतनाट्यम, यहाँ के बच्चों रक़्स के नाम है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, केरला के कथकली और मोहिनी अट्टम रक़्स की इन किस्मों को पेश करने में क्लासिकी गायकी, साज बजाने और रक़्स का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। आज़ाद भारत में क्लासिकी मौसीकी और रक़्स को आम कदरदानों तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर मौसीकी रक़्स की तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है। इनसे महफूज होने के लिए देखिए यहाँ पे लावनी रक़्स है महाराष्ट्र का और ये कथकली केरला की। होने के लिए न सिर्फ भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बल्कि गैर मुल्कों से भी कदरदान आते हैं। पूना में हर साल सवाई गंधर्व के नाम से होने वाला जश्न मौसीकी बहुत मशहूर है। सवाई गंधर्व डांस का प्रोग्राम होता है पूना में। मौजूदा ज़माने में भारतीय संगीत के शोबे में मखसूस तर्ज या मखसूस घराने की हदें पार करके नए तजुर्बात करने का रुझान परवान चल रहा है। इसमें मगरबी मौसीकी और मगरबी रक़्स को भारतीय संगीत से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर को इंडियन कल्चर से जोड़ने की कोशिश। इस तरह नया तर्ज ईजाद करने वाले फ़नकारों में उदय शंकर का नाम खासतौर पर काबिल ज़िक्र है। उन्होंने भारतीय क्लासिकी रक़्स और यूरोपीय थिएटर में पेश किए जाने वाले ओपेरा को जो है इकट्ठा किया है, की रिवायत को मिला दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने अंदाज में अवामी रक़्स के मुख्तलिफ़ तर्ज को अहम मकाम दिया है। इस तरह भारतीय फ़नून लतीफ़ा को पेश करने का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भारतीय फ़नून से भारत में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कल्चर से अगर मिल जाता है, इसमें कामयाब हासिल होती है, तो फिर क्या होगा कि ये हमारा फ़नून लतीफ़ा का दायरा बढ़ता ही जाएगा। यही अमल भारतीय फसरी फ़नून के सिलसिले में भी मुसलसल जारी है। तो ये इसके बारे में जो है हमने देखे यहाँ पे किस तरह रक़्स को दूसरे से जोड़ता हुआ हमको इंडिया नज़र आ रहा है। फ़नून, चौथा पॉइंट है फ़नून इतलाक़ी
फ़नून और रोज़गार के मौक़े किस तरह मिलेंगे। फ़नून की तारीख़ उलूम की एक शाख है। इस शोबे में तहक़ीक़ और रोज़गार के मौक़े मैसर आ सकते हैं। फ़न की तारीख़ का मुताला करने वाले सहाफ़त के शोबे में काम कर सकते हैं। फ़नकाराना अशिया की खरीद फ़रोख्त की एक अलग दुनिया है, जहाँ फ़नकाराना अशिया की कदर कीमत का तयन करने के लिए इस बात की जांच करने की ज़रूरत होती है कि वो शय नकली तो नहीं है। इसलिए ऐसे माहिरीन की ज़रूरत होती है जिन्होंने फ़न की तारीख़ों का गहरा मुताला किया हो। तहज़ीबी विरसों की देखभाल और निगहदाश्त और तहज़ीबी सियाहत के नए शोबे वजूद में आए हैं। इन शोबों में भी फ़न का मुताला करने वालों के लिए मुख्तलिफ़ पेशा वाराना मौक़े मैसर हैं। इनमें म्यूज़ियम और रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरी और मवासिलाती इत्तलाती टेक्नोलॉजी, आसार कदीमा की तहक़ीक़ और भारतीय उलूम चंद अहम शोबे हैं। इत्तलाकी अमली फ़न बसरी और फ़नून लतीफ़ा के शोबे में फ़न की तख्लीक़ महज कदरदानों के लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए की जाती है। फ़न के तमाम शोबों में फ़नकारों का यही अव्वलीन मकसद होता है कि इसके अलावा फ़नकाराना तख्लीक़ और इफ़ादियत को हम आहंग करके यानी एक दूसरे से जोड़कर कई अक़साम की तख्लीक़ात पेश की जाती है। इस तरह इफ़ादियत यानी फ़ायदे के मकसद के पेश नज़र फ़न तख्लीक़ करना अमली या इत्तलाकी फ़न है। इत्तलाकी यानी इस्तेमाल करने वाला। सनती और इश्तिहारात के शोबे नेज़ घरों की सजावट और आराइशी अशिया, स्टेज के लिए कॉस्ट्यूम वगैरह, फ़िल्म, ये हमको क्या मिलेगी, ये पेशे मिलेंगे, इससे हमको काम मिलेगा। और टीवी पर प्रोग्राम पेश करने के लिए आर्ट डायरेक्टर, इरशाद और तबात के शोबे में किताबें, रसायल, अखबारात को तरतीब देना, आराइश और खुशखती, तहनीती कार्ड, दावतनामे, ज़ाती अशिया, तहरीर, तोहफ़े वगैरह मुख्तलिफ़ अशिया के लिए इत्तलाकी फ़नून के शोबों की मालूमात रखने वालों की ज़रूरत होती है। फ़न तामीर, आर्किटेक्चर और फ़ोटोग्राफ़ी और भी क्या लोगों को काम मिल सकता है, यानी एक शय की वजह से लोगों को बहुत सारे जो है रोज़गार के मौक़े मिल सकते हैं। फ़न तामीर यानी आर्किटेक्चर और फ़ोटोग्राफ़ी के शोबे भी अमली फ़न के ज़मरे में आते हैं। मौजूदा ज़माने में कंप्यूटर पर तैयार की गई जामिद और मुतहरिक तस्वीरें, नक्श और खाके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका शुमार भी अमली फ़न में होता है। ज़ेवरात, कीमती धातु के फ़नकाराना अशिया, रंगीन नक्श और निगार वाले मिट्टी के बर्तन, बाँस और बैत की अशिया, शीशे के फ़नकाराना अशिया, खूबसूरत कपड़े और लिबास वगैरह भी अमली फ़नून की वसी फ़हरिस्त में शामिल है। मज़कूरा वाला हर शोबा जो है ज़हनी सतह पर कोई तस्वीर पेश करके उसे अमली जामा पहनाने तक कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। हर मरहले पर तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफराद के बड़े पैमाने पर ज़रूरत होती है। हर फील्ड में फ़नकाराना अशिया तैयार करने के अमल से बाज़ मखसूस तहज़ीबी रिवायतें मरबूत होती है। इस शोबे में तरीक़े अमल के हर मरहले के इर्तिका तारीख़ होती है। तरबियती कोर्स में फ़नकाराना अशिया के पैदावारी अमल की सनती तहज़ीब रिवायतों की तारीख़ भी शामिल होती है। मज़कूरा वाला शोबों में तकनीकी और पेशा वाराना तालीम देने वाले कई अदारे भारत में हैं। गुजरात में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद इस किस्म की तरबियत देने वाला दुनिया के मशहूर अदारों में से एक तस्लीम किया जाता है। किसे गुजरात में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो है वो सबसे जो एक मशहूर अदारों में से एक अदारा है। इस अदारे ने 2015 में एक ऑनलाइन निसाब शुरू किया है। इसके बाद बच्चों इसमें हमने तमाम जो है वो बहुत सारी मालूमातें इकट्ठा की है। इससे हमको तरतीबवार पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर जो है वो इसमें से आपको पॉइंट्स बनाकर बहुत सारे पॉइंट्स हमारे बनेंगे। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बनाकर जो है उसको गौर से पढ़ना है बच्चों, रटना नहीं है। बहुत अच्छा सबक है, बहुत मालूमात वाला सबक है। बहुत से मॉन्यूमेंट, बहुत सारे जो है गारों के बारे में हमने बहुत सारी तस्वीर कशी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम अगले सबक में ज़रा अबलाग और तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का चौथा सबक। तो आपको अगर हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे लेक्चर्स को जो है अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी आपके जो डाउट्स है बताइए, इंशाल्लाह ताला हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जो है वो पढ़ाई पर ज़ोर दीजिए। अभी एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया है तो जो है वो इम्पॉर्टेंट नोट्स भी हम इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए।